हम लोगों को जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने कंप्लीट कर लिया था और बॉन्ड एंगल पढ़ना था, है ना। तो बॉन्ड एंगल हम पढ़ लेते हैं, उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन तो तुम लोगों ने कर लिए। हाँ, वो डेटा मैं ढूंढ लूंगा यार, सोचल यार, वो डेटा देख नहीं पाया, अच्छा हुआ याद दिला दी तूने। तो लास्ट चीज ये लिखी होगी तुमने ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का ऑर्डर, ये तुमको नोट में लिखवा दिया था मैंने, राइट। बिल्कुल। तो सबने यहाँ तक लिख लिया था, हम आगे अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर लें। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग जो अपने को लिखनी है, दैट हेडिंग विल बी बॉन्ड एंगल। हमारा थर्ड बॉन्ड पैरामीटर है ये, बॉन्ड एंगल। तो लिखो बेटा, थर्ड सब हेडिंग अपनी बॉन्ड पैरामीटर्स के अंडर बॉन्ड एंगल। तो पहले तो डिफाइन करेंगे बॉन्ड एंगल होता क्या है, फिर देखेंगे किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो मैं डिक्टेट करना शुरू करूं, मेरे साथ साथ करोगे, लिखोगे। छोटी सी डेफिनेशन है, फिर अपन एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ठीक है। चलो लिखो तो बेटा, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड पेयर्स, द एंगल between two adjacent bond pairs is known or called as the bond angle. As the bond angle, जैसे मतलब अगर हम किसी मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल लें, तो H2O के अंदर हमारे पास दो बॉन्ड्स होते हैं OH के, और इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो थीटा मेजर्ड होता है वो आता है 104.5 डिग्रीज। तो दिस इज द बॉन्ड एंगल ऑफ HOH बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल, है ना। इसको हम कहते हैं, कुछ जगह ऐसे भी इसको रीड हम ऐसे करते हैं, बॉन्ड एंगल ऑफ HOH इन H2O। कुछ जगह ऐसा भी लिखा होगा HOH, ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी होता है एंगल के लिए। कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है, एंगल ऑफ HOH। ये रिप्रेजेंटेशंस कम देखने को मिलते हैं, बट कहीं लिखे हो तो समझ जाना ये बात, मतलब HOH का एंगल या एंगल ऑफ HOH, ये सब इसी लैंग्वेज को लिखने के दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। एंगल सबके याद नहीं करने पड़ेंगे, बट अब जैसे कुछ बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है, जैसे पानी है, पता होना चाहिए, है ना। पानी हो गया आपका, अमोनिया हो गया, ये दो तीन है, ये थोड़े पता होने चाहिए, बाकी सबके याद नहीं रखने पड़ेंगे आपको, है ना। अरे मोहित, अभी से कहाँ से डाउट आ गया, अभी तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है, क्या डाउट आ गया तेरे को। ये डाउट है, पागल हो गया है क्या? क्या आज फिजिक्स का लेक्चर था, ये डाउट है। ये क्लास की शुरुआत में बात हो गई कि भाई लेक्चर ही शेड्यूल हो गए, अभी तुम इधर ध्यान दे लो। लिखा सब लोगों ने, ये रिप्रेजेंटेशंस भी लिखे, अपन काम की बात शुरू करें। मोहित लेट आया होगा क्लास में, पक्की बात है। हाँ सारा बेटा, तो अपन एंगल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन का यूज करेंगे ना। अभी मैं वही लिखवाने वाला हूँ कि जो ये तुम एंगल्स जो प्रेडिक्ट करोगे या कंपेयर करोगे, किन किन फैक्टर्स से बताओगे, तो इसलिए तो ये लिख रहे हैं अपन। यहाँ तक लिखा सब लोगों ने? ठीक है, तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। अपने को देखना पड़ेगा ना भाई कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। तो उसके नीचे फैक्टर्स
affecting bond angle. तो काफी सारे फैक्टर्स से इफेक्ट होता है और हमको उन फैक्टर्स पे इफेक्ट भी समझ में आना चाहिए। जिसमें पहला इफेक्ट तो हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा। फर्स्ट इफेक्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होगा कि जैसे अगर तुम्हें मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशंस पता हैं या तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालने आते हैं तो तुम उसकी मदद से बॉन्ड एंगल बता सकते हो, है ना। जैसे या बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं अपन। जैसे आपके पास मान लो CO2 है और BF3 है और CH4 है ना। ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके हाइब्रिडाइजेशन लिखना जरा। CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? पढ़ा हुआ है अपना सारा। वेरी गुड, बढ़िया, गुड गुड। प्रेषा, हिमांशी, आदित्य, सारा गुड। तो भाई CO2 का SP आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन सबके हिसाब से। BF3 में क्या आ रहा है? चयन, इथेन, वेरी गुड सुजल, बढ़िया, गुड गुड गुड, वेदिका बढ़िया है। SP2 और CH4 में क्या आता है? SP3, बिल्कुल। तो अगर तुमको हाइब्रिडाइजेशन पता है, शेप्स लिखने आते हैं, ड्रॉ करने आते हैं, तो बॉन्ड एंगल बताना आसान हो जाता है। टेबल बनाई थी अपन ने, है ना, वो टेबल बहुत काम की है। बिल्कुल। तो ये मतलब अभी तो मैं आपको डिटेल में बना रहा हूँ, एग्जाम में आपको सारे डायग्राम बनाने नहीं पड़ेंगे, बट अभी जब घर पे आप करते हो तो डायग्राम बनाया करो, है ना। क्योंकि अभी घर पे डायग्राम बना लोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत कम पड़ेगी। अभी आपके पास टाइम है। तो CO2 का डायग्राम अपने को पता होता है भाई कैसा होता है, लीनियर होता है, याद है सबको, बनाया था अपन ने। अच्छा, BF3 का शेप का नाम क्या था? याद करो, वापस VBT की चीजें रिवाइज कर लो भाई, MOT के पहले जो पढ़ा था सब रिवाइज कर लेना, अब काम आएगा। ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल। तो यहाँ पे BF और F ऐसा बनता है। और CH4 कैसा बनाया था? टेट्राहीड्रल, वेरी गुड। तो CH4 अपन ने टेट्राहीड्रल बनाया था ना। ये अपना सॉलिड वेज और ये डैश्ड वेज। इनके एंगल्स भी लिखे थे अपन ने। ये एंगल कितना था? 180 डिग्रीज, बिल्कुल। BF3 में कितना था? 120 डिग्रीज। और CH4 में कितना था? 109 डिग्रीज 28 मिनट, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 109.5 डिग्रीज लिखते थे। बिल्कुल, तो 109.5 डिग्रीज। तो अगर किसी ने आपसे कंपेयर करने को बोला तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर दोगे इसको इस तरीके से। तो बहुत सारे केसेस में हाइब्रिडाइजेशन देख के डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन अलग होंगे, एंगल्स अलग होंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली, है ना। बिल्कुल। तो एक एग्जांपल और लिख रहा हूं मैं, उसमें भी कंपेयर करना है तुमको। You have BeCl2, you have SO3, and you have H2O। हाइब्रिडाइजेशन लिख दो और कंपेयर कर दो, बाकी फिर एंगल्स की बात अपन बाद में कर लेंगे। भाई पहले का हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखना है? SP, ठीक है। दूसरे का क्या लिखना है? SP2। थर्ड का क्या लिखना है? SP3। इनमें सबसे बड़ा एंगल किसका आएगा? SP का, बिल्कुल। फिर उसके बाद SP2 आएगा और सबसे छोटा कौन आएगा? SP3, बिल्कुल, है ना। इनफैक्ट हमने भी देखा कि भाई ये तो SP3 109 से भी कम आता है। तो अभी आगे हम फैक्टर्स पढ़ेंगे कि 109 से भी कम कब आएगा, है ना। वैसे तो हमने लिखा था वेस्पर थ्योरी में कि लोन पे रिपल्शन ज्यादा होते हैं। याद है, पढ़ी थी अपन ने VACPR थ्योरी। तो हमने उससे समझाया भी था कि ये रिपल्शन ज्यादा होते हैं तो इनका एंगल बढ़ जाता है, इनका एंगल छोटा हो जाता है। बट ये बातें हम एक बार और अभी यहाँ पे करेंगे।
ठीक है, इसमें मैं डायरेक्ट एंगल लिख देता हूं। यहाँ पे थीटा आएगा आपका 180 डिग्रीज, यहाँ थीटा आएगा 120 डिग्रीज, और यहाँ थीटा आएगा 104.5 डिग्रीज विच इज लेस देन 109.5 डिग्रीज। क्यों होता है ये अपन आगे सीखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपन ने सीखा था, सही बात है कि लोन पे रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। बिल्कुल इसी का यूज करेंगे अपन। लिखा सबने। तो हाइब्रिडाइजेशन का अगला फैक्टर समझे अपन कि भाई मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, फिर कुछ चीजों से फर्क पड़ सकता है क्या, तो वो भी देखते हैं अपन। जल्दी जल्दी लिखो, जिस जिसका बचा है जल्दी लिखो। डन। चलो सेकंड, मान लो आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट फिर भी बॉन्ड एंगल अलग अलग आ रहा है, आ भी सकता है। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पे सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है। अलग आने की कुछ कंडीशंस होंगी, देखते हैं किन किन कंडीशन पे डिपेंड करेगा। सही बात है, नंबर ऑफ लोन पेयर। भाई जिन लोगों ने थोड़ा सा प्री रीड किया होगा, मैंने कहा था उन्हें ये चीजें मिली होंगी देखने को कि हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पे अगर लोन पेयर आते हैं तो फर्क पड़ता है। पढ़ा था कहीं ऐसा कुछ प्री रीड करने पे। हाँ हाँ सही बात है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम। तो अगर नंबर ऑफ लोन पेयर अलग अलग हो जाए हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पर, तो बॉन्ड एंगल में फर्क पड़ता है। कैसे पड़ेगा वो मैं बताता हूं। तो कॉलम के आगे लिखो, इफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज सेम देन, इफ hybridization state is same then bond angle is inversely proportional to number of lone pairs, है ना। बट इसके ब्रैकेट में लिख लेना जनरली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बॉन्ड लोन पेयर ज्यादा बढ़ जाने पे बॉन्ड एंगल बढ़ भी सकता है। तो वो कौन से केस में बढ़ता है वो मैं लिखवा दूंगा तुमको, बट इसको जनरली लिख देना ना। देखते हैं इसको कब ये बढ़ेगा। लिखा। ठीक है, तो इसके अपन एग्जांपल देखते हैं भाई कि यहाँ लोन पेयर से कब इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्जांपल आपको कंपेयर करना है CCl4 और NH3 और H2O को। तीनों के हाइब्रिडाइजेशन बताओ जरा, क्या आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आएंगे तो वैसे सेम ही सबके, sp3 sp3 और sp3। अच्छा, नंबर ऑफ लोन पेयर ये भी बता दो। 0, 1 और 2। वेरी गुड। तो हमारे इतने फैक्ट से एंगल का ऑर्डर क्या आना चाहिए, डिक्रीजिंग। जिसके लोन पेयर कम उसका एंगल ज्यादा। हमारा ये जो बॉन्ड एंगल का फैक्टर कह रहा है यही कह रहा है ना। अब इसको समझ भी लेंगे डायग्राम देख के, बट ये तो यही कह रहा है कि इसके हिसाब से ऐसा आना चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसा आता है कि नहीं आता। तो CCl4 इज बेसिकली टेट्राहीड्रल, है ना। दिस इज टेट्राहीड्रल। शेप भी देख लेते हैं, अपनी टेबल में अपन ने शेप्स भी लिखे थे, याद है जो सेकंड टाइम पे टेबल बनाई थी लोन पेयर के साथ वाली। हाँ, तो 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर वाले का शेप क्या आया था,
नहीं नहीं नहीं, बेंट नहीं आया था। क्या आया था? बेंट तो पानी का आया था। 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर वाले का शेप क्या आया था? पिरामिडल आया था। है ना, ये सब बातें रिवाइज करनी है भाई, टेबल वापस से। है ना। ट्राइगोनल पिरामिडल, बिल्कुल ट्राइगोनल पिरामिडल। चलो अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ट्राइगोनल पिरामिडल आया था। ट्राइगोनल पिरामिडल। और 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर में कैसा शेप आया था भाई? बेंट या फिर वी शेप। सही बात है, बेंट या फिर वी शेप्ड। तो अपन इनका डायग्राम बनाते हैं। तो सी एल और Cl ऐसा आया था। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और H2 में O, लोन पेयर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये आता है। और इनके एंगल्स देखोगे तो ये एंगल आता है अगेन 109.5 डिग्रीज। ये एंगल जो है 109 से कम आता है। ये थीटा जो आएगा, ये इट विल बी 106.5 डिग्रीज, 106.5 डिग्री। और यहाँ पे जो थीटा आएगा ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ पे थीटा आता है 104.5 डिग्रीज। तो लोन पेयर बढ़ गए तो बॉन्ड एंगल कम हो गया रिपल्शन की वजह से, है ना, जो बातें अपन ने पहले पढ़ी थी। कहां पर ये केस नहीं लगेगा वो भी अपन समझ लेते हैं। ये वाला केस कहाँ नहीं लगेगा ये भी समझ लेते हैं। ड्रॉ कर लो जल्दी से, उसके बाद में फिर बताता हूँ आपको, लिखवाता हूँ। लिख लिए सबने? सबका हो गया? 2-3 लोगों का मैसेज आया है मेरे पास अभी। हाँ हाँ। प्रेशर बेटा, SP3 में एक तो अपने पास 3 लोन पर वाला केस आएगा नहीं। और अगर 3 लोन पर हो भी गए तो फिर बॉन्ड एंगल बचेगा ही नहीं ना, सिर्फ एक ही बॉन्ड रह गया। और अपन ने वही पढ़ा था कि, हाँ सही बात है। हाँ तो अब ठीक कह रहे हो तुम। तो यही मैं बताने वाला हूँ कि भाई SP3D में लोन पे आने से हमेशा बॉन्ड एंगल कम होगा ये जरूरी नहीं है ना। इसका एग्जांपल मैं लिखवा देता हूं इसको। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा ना। ये एग्जांपल में अपन किसका ले लें? एक काम करते हैं, एक लेते हैं अपन PCl5, और फिर दूसरा ले लेते हैं अपन ClF3, और तीसरा ले लेते हैं XeF2। ठीक है। तो लोन पेयर इसमें 3 आएंगे, इसमें लोन पेयर, सॉरी ClF3 में 2 आएंगे, 3 गलत लिख दिया मैंने, और XeF2 में 3 आएंगे। और इसमें कोई लोन पे नहीं आएगा। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन तीनों का आएगा SP3D, SP3D और SP3D। क्या कह रहे हैं अमन? हाइड्रोजन में एक लोन पेयर ऊपर और एक नीचे क्यों होता है? बेटा वो तो टेट्राहेड्रल में बना के देखना। टेट्राहेड्रल में 2 जगह लोन पेयर रख दे, और उसको ऊपर नीचे के है तू साइड में लेफ्ट राइट के, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलो, अभी तो अपन PCl5, ClF3 और XeF2 की बात कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। तो PCl5 का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है कि Cl ऊपर नीचे और प्लेन में 3 Cl, है ना। अब इसमें एक तो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये लिखवाने वाला हूं नोट करके, कि SP3D में इसको ऐसे लिखते हैं
इन sp3d। हमने कुछ बातें पहले भी लिखी थी कि डबल बॉन्ड जब भी आएगा या लोन पेयर जब भी आएगा sp3d में एक्सियल पे जाएगा कि इक्वेटोरियल पे जाएगा, कहाँ जाएगा? ये लिखा हुआ है हमने, इक्वेटोरियल पे, है ना। इन sp3d लोन पेयर्स कॉमा डबल बॉन्ड्स एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव elements occupy equatorial positions। एक तो इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई थी, फिर से लिख ली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि sp3d में इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड्स, और वही रीजन है कि डबल बॉन्ड और लोन पर उधर ही रखे जाते हैं। यानी कि इक्वेटोरियल के जो 5 ऑर्बिटल हैं वो एक जैसे नहीं आते, इसके पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसे नहीं आते हैं। इसके ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये थोड़े छोटे होते हैं और ये ऑर्बिटल्स थोड़े से बड़े होते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी लंबी आती हैं और ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी आती है। अगर सेम एलिमेंट की बात हो रही है तो एलिमेंट सेम होना जरूरी है। तो ये नोट में लिखना है, मैं लिखवा देता हूं इस बात को। ऑल्सो द इक्वेटोरियल हाइब्रिड orbitals are relatively smaller as compared to the axial orbitals in sp3d। अब ये चीज तुम sp3d2 पे मत लगाना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि sp3d2 में 6 के 6 इक्विवेलेंट होते हैं। किसी भी दो को एक्सियल ले सकते हो, बच्चे किसी भी दो अपोजिट वालों को एक्सियल लोगे तो बचे हुए 4 वाले इक्विटोरियल जैसे दिखने लगते हैं, है ना। ये भी बताया था मैंने, राइट, है ना। याद है सबको, ये बताया था कि कई बार वो डाउट आया था लोगों को कि भाई सर ये इसमें ये चारों एक्सियल इक्वेटोरियल होगा और ये एक्सियल हो गए। तो मैंने कहा था नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इन चारों को प्लेन मान लो और एक उधर और एक इधर हो गया, है ना। कोई भी दो अपोजिट को ले सकते हो, तो इन दोनों अपोजिट को एक्सियल मान लो तो ये चारों इक्वेटोरियल ले जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें 6 के 6 इक्विवेलेंट है। इसमें लेकिन फिक्स्ड है, इसमें 180 पे जो है यही एक्सियल रहते हैं, हाँ, और ये दोनों, ये तीनों इक्वेटोरियल। करण बेटा मैं शेयर कर दूंगा, है ना, रिकॉर्डिंग, तो चिंता मत कर। अब मुझे पता भी नहीं कितना छूट गया तेरा, राइट। तो अभी लिख ले, मैं शेयर कर दूंगा आज ही। हाँ भाई, ठीक है, यहां तक लिखा सबने? तो अपन, ये तो अपन ने नोट की बात कर ली, लेकिन अपन बात बॉन्ड एंगल्स की कर रहे थे। तो बॉन्ड एंगल्स को देख लेते हैं, ये बात अपन। अब आपके पास ClF3 है, तो ClF3 में Cl है और आपके पास दो लोन पेयर हैं और 3 फ्लोरीन है। तो ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये एक लोन पेयर और ये दो लोन पेयर। तो यहां पे एंगल्स अगर कंपेयर करें बेटा, तो ये एंगल कितना आएगा? 90 आएगा। ये एंगल 90 डिग्रीज है। अच्छा, और ये एंगल कितना है? 120। ठीक है, ये एंगल कितना है? क्या ये एग्जैक्ट 90 है? नहीं है, ये 90 से थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा ये बताया था मैंने आपको उस वक्त, है ना, स्ट्रक्चर से, कि यहाँ रिपल्शन थोड़े से ज्यादा लगते हैं। इसको हमने टी कहा था, बिल्कुल लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन की वजह से। तो हमने कहा था बेंट टी स्ट्रक्चर भी कहते थे इसको, है ना। ये सब बातें रिवाइज कर लेना एक बार, ये सब अपन ने की हुई है, बेंट टी स्ट्रक्चर। तो यहाँ जो थीटा आता है ये लेस देन 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक।
तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, देखो यहाँ तो अपना रूल बढ़िया चल रहा है कि सर लोन पेयर कम है तो 90 है, लोन पेयर बढ़ गए तो 90 से कम है। लेकिन अगर एक लोन पेयर और बढ़ा दें तो क्या होता है? तो एक्जी F2 में देखोगे तो एक्जी में 3 लोन पेयर आ जाते हैं। तो तुम्हारे पास एफ ऊपर और एफ नीचे, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और 3 लोन पेयर। तो अब एफ और एफ के बीच में एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री। तो यहां मैंने कहा था कि इसलिए अपन जनरली लिख रहे हैं कि लोन पेयर यहां पे बढ़ गया, बट क्योंकि लोन पेयर इक्विटोरियल पर ही जाता है ये हमको फिक्स पता है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर 3 इक्विटोरियल पे हो गए तो जो 2 बचे रह जाते हैं वो हमेशा अपोजिट वाले ही रहते हैं, है ना। अगर 3 इक्विटोरियल पे लोन पर आ गया तो बॉन्ड जो बनेंगे दो अपोजिट वो हमेशा कितने बनेंगे? 180। तो इसलिए अपन ने जनरली लिखा है कि बाकी हाइब्रिडेशन में तो सही चलता है, इसमें दिक्कत रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम स्ट्रक्चर से तो हमेशा ही कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर तो हमेशा ही कर सकते हो, स्ट्रक्चर से तो आपको आंसर हमेशा मिल जाएगा। बट क्या होता है कि ये चीजें क्लास में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर ऐसा कुछ थोड़ा ट्रिकी या घुमा फिरा के पूछा जाए तो अपने को पता होता है, तो अपना कर को अपनी स्पीड बढ़ जाती है कि अगर आपकी प्रैक्टिस की हुई चीज है तो आप जल्दी उस चीज को कर पाओगे, है ना। जल्दी से इसको बना लो बच्चों, फिर अपन आगे और फैक्टर्स पढ़ते हैं। और फैक्टर्स पढ़ के कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, और फिर आगे की हेडिंग पे बढ़ जाएंगे। लिख लिया सबने? ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर था, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन सेंट्रल एटम। इसके बाद थर्ड फैक्टर देखते हैं कि मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम हो जाए। अब अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाएं तो भी क्या किसी चीज से फर्क पड़ सकता है? तो देखते हैं पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। थर्ड इज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कहने का मतलब ये है कि अगर बाकी सब कुछ सेम है मगर सेंट्रल एटम जिससे सारे एटम जुड़े हुए वो बदल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ये अपने को समझना है। तो पहले तो कंडीशंस लिखते हैं कि इसका फर्क कब देखेंगे अपन जनरली। तो इसमें पहली कंडीशन तो ये है तुम्हारी कि भाई हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, है ना। मतलब पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगी, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया और फिर सेम नंबर ऑफ लोन पेयर भी आ गए और तुम्हारा जो एंड में जुड़ा हुआ एटम है वो भी सेम है, मतलब सब कुछ सेम आ रहा है बट सेंट्रल एटम पे फर्क है बस, तो हम ये रूल डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो सेम टर्मिनल एटम और सेम नंबर ऑफ लोन पेयर में एटलीस्ट वन लोन पेयर होना जरूरी है, ठीक है। एटलीस्ट वन लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट। ये क्यों है ये भी अभी मैं बता दूंगा। थोड़ा अच्छा लिखे हैं यार, कितनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, जल्दी जल्दी में हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है। एटलीस्ट वन लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट। तुम्हें समझ में तो आ जाती ना लिखा हुआ मेरा, वैसे आ तो जाता होगा, अब तो आदत हो गई होगी तुमको। आ जाता है या नहीं आता है? कह मत देना कोई कि नहीं आता है। नहीं नहीं, आ जाता होगा मोस्टली तो। सही है सही है, लोग बिजी हैं लिखने में भी।
आप हमारी हैंडराइटिंग देख के हमको मारोगे? अरे रे, हो सकता है, मतलब बहुत ही खराब होती है बचपन में कभी कभी हैंडराइटिंग। कोई बात नहीं, सबकी सुधर जाती धीरे धीरे। चलो, लिखा सबने यहाँ तक? तो आगे लिखें। हाँ प्रगति, इसलिए मैं डिक्टेट करता चलता हूँ, क्योंकि कुछ मिस मतलब लिख तो रही हूँ बट डिक्टेट कर देते हैं तो फिर चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो उसके नीचे अब अपन लिखते हैं, तो इस केस में अगर ऐसा कुछ है तो बॉन्ड एंगल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब कि अगर साइज बड़ा हुआ तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसको अप्लाई भी करते हैं अपन एग्जांपल से, तब चीजें क्लियर होती है अपने को। एग्जांपल देखते हैं। लिखा क्या सबने? हम्म। चलो, तो अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास NCl3 है, फिर PCl3 है, ASCl3 है और SbCl3 है। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर, ये लिख लेते हैं। तो NCl3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई? sp3d होगा क्या? नाइट्रोजन में डी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। हाँ, तो क्या होगा? sp3। बिल्कुल, sp3, sp3, sp3 और sp3 लोन पेयर, एक 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 और एक। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज का ऑर्डर भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है या साइज बढ़ रहा है? ऐसे ही चल रहा है। हाँ, AS इज आर्सेनिक बेटा, AS इज आर्सेनिक, ऐसे ही चल रहा है। तो अपने रूल के हिसाब से बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, सेम एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आ जाना चाहिए, है ना भाई। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन फॉस्फोरस इज मोर देन आर्सेनिक इज मोर देन एंटीमनी, या साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल देन फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। हाँ, इन तो EN से देखो या साइज से देखो, आपको ऑर्डर आ जाएगा बॉन्ड एंगल का। NCl3 मोर देन PCl3 मोर देन ASCl3 more than SbCl3। दिस इज योर आंसर। अब ऐसा हो क्यों रहा है ये मैं समझा देता हूँ लॉजिक तुमको, है ना। इसका मैं लॉजिक तुमको समझा देता हूँ। बहुत ही ऑब्वियस सा लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। बस एक बार इमेजिन करने की देरी है। एक बार लिख लो तुम इतना, फिर मैं बताता हूँ। डन भाई, सबने लिख लिया? ठीक है। तो लॉजिक क्या है कि जैसे नाइट्रोजन है आपके पास, और क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन है, और ये लोन पेयर है ना। और आपको फॉस्फोरस से कंपेयर करना है। फॉस्फोरस पर क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन।
अच्छा, क्लोरीन की नेगेटिविटी तो दोनों में सेम है, फास्फोरस के साथ भी क्लोरीन की नेगेटिविटी देखें और नाइट्रोजन के साथ भी क्लोरीन की नेगेटिविटी देखें तो क्लोरीन की नेगेटिविटी तो सेम है, टर्मिनल एटम सेम है ना भाई। ये जो साइड का एटम है इसकी नेगेटिविटी अपने दोनों में सेम रख रखी है, क्योंकि अपन ने टर्मिनल एटम सेम क्या रखा है, क्लोरीन और क्लोरीन। लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसकी नेगेटिविटी अलग अलग है। तो इन दोनों में किसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर किसकी कंपैरेटिवली ज्यादा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में से किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो बेटा जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, वैसे तो क्लोरीन की नेगेटिविटी दोनों से ज्यादा है, तो ज्यादा तो क्लोरीन ही खींचने वाला है, बट फास्फोरस और नाइट्रोजन में कंपेयर करें अगर, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली पास किसके रहेंगे, नाइट्रोजन के, है ना। तो दिस इज कंपेरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। तो जब इलेक्ट्रॉन अगर पास पास रहेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली पास में है तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होने वाले हैं। रिपल्शन ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल इनका थोड़ा सा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड एंगल। सही बात है। तो इस लॉजिक से अपन कहते हैं कि भाई अगर नेगेटिविटी सेंट्रल वाले की ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक। इसको तुम डायग्रामेटिकली थोड़ा बना लो, इसको याद रखने के लिए लिख लो कि सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ nitrogen is more than electronegativity of phosphorus, therefore shared electrons in nitrogen Cl are comparatively closer to central atom in NCl3 as compared to PCl3. Therefore, bond angle of NCl3 is more. Therefore, bond angle of NCl3 is more. ठीक है जनता, थोड़ी लॉजिकल सी ही बात है ये। लिखा सबने? तो मैं इसी पर बेस्ड एक दो ऑर्डर आपसे पूछ लूं। ठीक है। तो इसका अगला एग्जांपल आपको मान लो NH3, PH3, ASH3 और SbH3, इसमें ऑर्डर क्या आएगा? डिक्रीजिंग आ जाएगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस electronegativity of nitrogen is more than phosphorus is more than arsenic is more than antimony, therefore bond angle of NH3 is more than PH3 is more than ASH3 is more than SbH3।
लिखा सबने? और कंडीशन सारी फुलफिल हो रही थी कि नहीं हो रही थी? आंसर तो बता दिया, चेक तो कर लेते कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है क्या? हाइब्रिडेशन सेम है सबका? सब में बराबर लोन पेयर है? और सब में सेम ही एटम जुड़ा हुआ है कॉर्नर पे? बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई। तो इधर ना एक चीज साइड में लिख लो, वैसे तो ये नीट में जरूरत नहीं पड़ती है, बट हो सकता है कि तुम कभी कोई बुक उठाओ, रेफरेंस बुक है ना, उसमें कहीं तुम्हें एक शब्द मिल जाए, तो शब्द को पढ़ के डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऑर्डर तो इससे आ जाता है। दिस, या इसको ऐसे लिखना ना कि बॉन्ड एंगल्स in these molecules are also explained using ड्रैगोज रूल। तो क्या रूल है मैं नहीं लिखवा रहा हूँ अभी, क्योंकि तुमको जरूरत नहीं है, बट कहीं ये वर्ड आए तो ऐसे डर के ये मत सोचना कि पता नहीं क्या है। ठीक है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं लिखवा दूंगा। मुझे नहीं लग रहा है कि तुमको जरूरत है बिल्कुल भी, तो हमको एक्स्ट्रा चीज, मतलब जबरदस्ती उस पर टाइम डालने की जरूरत नहीं है मतलब। ठीक है, कभी पड़ेगी जरूरत तो मैं बता दूंगा, अभी तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम इससे बड़े प्यार से हो जाएगा, ऑर्डर इससे आराम से आ जाता है। जबरदस्ती अपने आप को ये रीड करके कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है जनता, लिखा? एक एग्जांपल और मेरे को बता दो। कंपेयर H2O, H2S, H2SE और H2TE। बताओ भाई। मैं सीधे बॉन्ड एंगल के ऑर्डर पूछ लेता हूँ। डिक्रीजिंग में आएगा बिल्कुल। H2O, H2S, H2SE और H2TE, और एक लास्ट कंपेयर CH4, SiH4, GeH4 और एक सेकंड, हाँ ठीक है, इनको कर दो कंपेयर। मैं सोच रहा था तुमको लिखा नहीं हो तो मैं H की जगह क्लोरीन लिखना चाह रहा हूँ, कर दूंगा क्लोरीन, जिससे मैं थोड़ा और एग्जाम्पल और ऐड कर पाऊंगा। ठीक है, तो CCl4 कर दो इसको। CCl4, SiCl4, कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। तो इनमें बताओ भाई क्या ऑर्डर आएगा? हाँ मतलब SnH4 की एग्जिस्टेंस पे थोड़े डाउट है मेरे को, इसलिए मैंने हाइड्रोजन हटवा दिया। हाइड्रोजन इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो चार इलेक्ट्रॉन मतलब टिन से ले ले। तो भाई क्या ऑर्डर आएगा?
चयन ने कुछ इंटरेस्टिंग बात बोली है, देखते हैं चयन सही है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? बाकी लोग डिक्रीजिंग कह रहे हैं। सब डिक्रीजिंग ही कह रहे हैं क्या? तीन चार लोगों ने बोला डिक्रीजिंग, बस बाकी लोगों का कोई जवाब नहीं आया। एक चयन ने बोला कुछ और। तो चयन ने क्या बोला कुछ और बताऊंगा थोड़ी देर में। हाँ जनता, डिक्रीजिंग लिख दे ऑर्डर ऐसे, क्योंकि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखेंगे तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन आ जाएगा। कर दें? चलो, दो तीन लोगों ने, और करण ने कुछ और बोला है, और प्रेशा ने भी अपना आंसर चेंज किया है, परिणा ने भी। तो लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है कि यहाँ पे कुछ तो बदल गया है। क्या बदल गया है? कुछ तो बदला है। क्या बदल दिया भाई? नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 0 0 0 0। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है सब में। हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, sp3 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 और sp3 है ना। तो अब बॉन्ड एंगल का क्या होगा? sp3 में लोन पेयर नहीं होता था तो बॉन्ड एंगल क्या आता था? 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्रीज, 109.5 डिग्रीज और 109.5 डिग्रीज। तो भाई जब सारे ही बॉन्ड एक जैसे हैं एग्जैक्टली तो सब में रिपल्शन ज्यादा हो या कम हो, एंगल तो बराबर ही बटना है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये बात समझ में आती है? देखो भाई, ये जब तक तुम्हारे पास तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर था, मान लो ये ऊपर वाला लोन पेयर है और तीन बॉन्ड है, तब तक क्या था, इन तीनों के रिपल्शन अलग थे और इसका रिपल्शन अलग था। तो बॉन्ड एंगल अलग अलग बढ़ सकते हैं, है ना, उनमें वेरिएशन आ सकता है। बट अगर तुमने सारे ही बॉन्ड एक जैसे बना दिए, तब तुम छोटे एटम लगाओ, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले लगाओ, या ज्यादा एटम लगाओ, बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले लगाओ, एंगल तो सब में बराबर ही आना है ना। इसलिए मैंने वो कंडीशन लिखवाई थी कि लोन पेयर होना है, कम से कम एक लोन पेयर होना जरूरी है, क्योंकि अगर लोन पेयर नहीं होगा तो और सारे एटम्स एक जैसे जुड़ गए तो बॉन्ड एंगल सेम ही आएगा। तो ये बात याद रखना, ये मतलब कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में हम ये मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो आएंगे इक्वल। ठीक है ना। तो ये अच्छे एग्जांपल्स हुए बॉन्ड एंगल के, इसके पहले वाले भी और ये भी, है ना। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो बहुत आराम से प्रेम से समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, सही तो लिखा है। चलो, तो ये समझ में आया कि भाई हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो, टर्मिनल एटम भी सेम हो, तब भी बॉन्ड एंगल अलग अलग हो सकता है। वो हमने देख लिया। फिर ये भी ध्यान दे लिया कि भाई अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर बॉन्ड एंगल में फर्क नहीं आएगा, फिर बॉन्ड एंगल सेम ही आएगा। अच्छा, इन कंडीशंस में एक उल्टा भी कंडीशन हो सकता है, लिख लिया कि सबने? तो मैं फिर आगे एक और बात बताऊं। तो आदित्य, बॉन्ड एंगल 109 से 5, 109.5 से कम तो तब होगा ना बेटा जब लोन पेयर होगा, लोन पेयर पुश कर रहा होगा। भाई यहाँ इसमें तुम एक बॉन्ड हटा के अगर लोन पेयर लगा दो, तो बताया था ना मैंने कि लोन पेयर पुश करता है इनको, तो ये बेंड हो जाएंगे, थोड़े से बेंड हो जाएंगे तो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ गए तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये बताया था मैंने वेस्पर में, बीएससी पेयर थ्योरी में ना। चलो
आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा थर्ड फैक्टर था कि बाकी सब सेम है, सेंट्रल एटम अलग है बस। तो अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है कि सेंट्रल एटम सेम हो, बाकी सब सेम हो, साइड के एटम बदल जाएं, टर्मिनल एटम जो है वो बदल जाएं, तो क्या होगा? तो देखें, फोर्थ, टर्मिनल एटम। अपना अगर टर्मिनल एटम बदल गया, बाकी सब सेम रहा, तो क्या होगा? तो इसकी कंडीशन क्या है कि सेम हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? सेम नंबर ऑफ लोन पेयर होना चाहिए। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि एटलीस्ट एक लोन पेयर हो, एटलीस्ट वन लोन पेयर। थर्ड कंडीशन, सेम सेंट्रल एटम होना चाहिए। तो अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टर्मिनल एटम, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। तो इसका लॉजिक भी वो उसी से आ जाता है जो हमने पिछली बार समझा था कि भी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, वो मैं समझा दूंगा। अपन एक दो एग्जाम्पल पे पहले इसको अप्लाई कर लें, फिर अपन देख लेंगे। लिख लिया यहाँ तक सबने? ठीक है, तो अपन इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल, तो आपके पास है PF3, PCl3, PBr3 और PI3। नहीं सुजल बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो रिपल्शन कम होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन टर्मिनल की तरफ जाएंगे ना। मैं बताता हूँ एक बार एग्जांपल, अपन पहले रूल से कर लें, फिर लॉजिक से भी समझाऊंगा, चिंता मत कर। तो PF3, PCl3, PBr3, PI3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन सब पे एक एक लोन पेयर है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है? sp3। अच्छा, लोन पेयर सब पे एक एक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या ऑर्डर है भाई? डिक्रीजिंग, है ना? और साइज की भी बात कर लें तो साइज ऑफ टर्मिनल एटम में फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन इज लेस देन ब्रोमीन इज लेस देन आयोडीन। तो इनके हिसाब से, इन दोनों फैक्टर के हिसाब से बॉन्ड एंगल में क्या होगा? बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा? इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो PF3 इज लेस देन PCl3 is less than PBr3 is less than PI3। और लॉजिकली सोचोगे तो वही वाली बातें मैं समझा देता हूँ, देखो। P पर तीन फ्लोरीन जुड़े हैं और P पे तीन Cl जुड़े हुए हैं।
लोन पेयर और लोन पेयर। तो बेटा फॉस्फोरस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा कि क्लोरीन ज्यादा खींचेगा कंपेरेटिवली? क्लोरीन ज्यादा कैसे खींचेगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फॉस्फोरस है ना। तो भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसने खींचे? फॉस्फोरस ने। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे? फ्लोरीन से। और ये किससे? क्लोरीन से। तो फॉस्फोरस की नेगेटिविटी तो सेम है। तो अब फॉस्फोरस से ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? फ्लोरीन खींच रहा है। तो यहां रिपल्शन ज्यादा होंगे या यहां रिपल्शन ज्यादा होंगे? या ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में फॉस्फोरस की तरफ ज्यादा रह पाएंगे? दूसरे वाले में रहेंगे ना भाई। इसमें कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा रह पाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन तो इसने फॉस्फोरस ने खींचे, फ्लोरीन ने खींच रखे हैं। तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है। सही बात है। तो वैसे तो रूल से काम हो जाता है, बट रूल का लॉजिक यही है कि भाई अभी इसमें क्या हो गया, इसकी नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन कम होगा तो एंगल कम हो जाएगा। ये कम खींच पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो तुम चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम pulls the electrons away from central atom and thus decreases bond pair repulsion. So bond angle is less in case of more electronegative terminal atom। है ना, इसको और जगह भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल ये था NF3 NCl3 NBr3 और Ni3। बताओ भाई ऑर्डर। इंक्रीजिंग आ जाएगा C। OF2 और OCl2। इसमें क्या आएगा? इंक्रीजिंग। D। मैं तुमको स्ट्रक्चर दे रखा है। इसको कह दिया थीटा और इसको कह दिया फाई। तो थीटा और फाई में कौन बड़ा है? अमन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज में से किसको प्रेफरेंस देनी है वो भी मैं बता दूंगा। हाँ भाई, थीटा बड़ा होगा कि फाई बड़ा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उल्टा चलता है बेटा।
भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो एंगल उल्टा आएगा ना भाई। इसके इलेक्ट्रॉन तो दूर दूर चले गए, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा। आएगा जनता। ये अच्छा है थोड़ा। एक और इसी टाइप का देता हूँ तुमको, चलो। लिखते चल रहे हो ना साथ साथ में, कोई छूट तो नहीं रहा पीछे। रुक जाओ, इसमें तो तुमको मेहनत लगेगी, इससे पहले एक नोट लिखवा देता हूँ। एक और ऑर्डर करा दूँ, उसके बाद नोट लिखवाता हूँ। एक और कौन सा कंपेयर करोगे तुम? इनको कंपेयर कर दो, CF4, CCl4, CBr4। इनमें क्या आएगा? फिर फिर वही मिस्टेक जो पिछली बार करी थी। लोन पे गिनना जरा इनमें। कार्बन पे तुम फ्लोरीन जोड़ो या कार्बन पे तुम क्लोरीन जोड़ो, एंगल में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इक्वल आएगा। लोन पेयर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल आएगा। तो साइज को कब प्रेफरेंस देना है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। बहुत लॉजिकल सी बात हो जाती है, साइज को प्रेफरेंस कब देना है ना। बेसिकली जब साइजेस एक्चुअली में बहुत बड़े होने लग जाए, तो जब, लिख लिया क्या? तो मैं एक नोट लिखवा दूं, फिर तुमको एग्जांपल लिखवा दूं, कब साइज डोमिनेंट लेके चलना है, कब साइज से डिसाइड करेंगे ऑर्डर। ठीक है, तो नोट लिख लेते हैं इसके अंदर। व्हेन, हाँ पीरियड अलग अलग हो, उसमें भी स्पेसिफिक है। जब सेकेंड पीरियड पर थर्ड पीरियड या उससे नीचे के एलिमेंट जुड़े हुए हों, तो फिर टर्मिनल एटम का साइज देखना चाहिए। मतलब जब टर्मिनल एटम एक सेकंड पीरियड का और एक थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड का हो जाए, तो साइज इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेकंड पीरियड के छोटे होते हैं एटम्स। तो मैं बताता हूँ इसको, है ना। व्हेन कंपेयरिंग terminal atoms of first or second period with terminal atoms of third period or larger, then size becomes the dominating factor. Then size becomes the dominating factor. Full stop। लिखा? यहां तक लिखा सबने?
हाँ, लिखो लिखो। इसका मैं एग्जांपल ही बता दूंगा। ये बहुत स्पेसिफिक केस, मतलब कुछ ही केसेस हैं बट इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं। मतलब जब थोड़ा टफ सवाल पूछना होगा बॉन्ड एंगल पे तो इसमें से पूछा जा सकता है, सोचना पड़े जिसमें तुमको, मतलब रूल की जगह थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाना पड़े। और उसके नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखो, ऑल्सो व्हेन ग्रुप्स ऑफ atoms are attached on central atom, ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच्ड का मतलब क्या है वो भी मैं बताता हूँ। और and when central atom is of second period and terminal atoms are of second period and third period और लार्जर। इन तीनों का मतलब क्या है मैं समझाता हूं तुमको। लिखा। तो अब कहाँ पे साइज देखना पड़ेगा, ये भी बहुत लॉजिकल बात है बट एक बार देख लेते हैं तो अपने को याद रहती है। जैसे एफ केस में आया अपन, तो अपने पास मान लो आपके पास कार्बन पर, जैसे भी अपन ने हाइड्रोजन फ्लोरीन को देखा था तो अपन ने कंपेयर किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद है अभी जस्ट पिछले एग्जांपल में थोड़ी देर पहले फाई और थीटा वाले में, है ना। तो क्या था कि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का था, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का था, अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑर्डर बता दिया। अब जब अपन देख रहे हैं तो हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट पीरियड का है, क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड का है, और जुड़े दोनों सेकंड पीरियड एलिमेंट पे हैं। तो जब सेंट्रल एटम आपका सेकंड पीरियड का हो जाए और उससे जुड़ने वाले एटम अलग अलग तरीके के हो जाएं, मतलब छोटे पीरियड यानी फर्स्ट सेकंड के हो जाएं, और कुछ दूसरे एटम हो जाए थर्ड पीरियड फोर्थ या फिफ्थ के किसी के भी, तो फिर साइज देखना है आपको। क्योंकि ये जो एटम जुड़ रहा है ये आपके सेंट्रल एटम से बड़ा हो गया। जैसे ये एटम आपका छोटा है, इससे जोड़ने वाले दो छोटे एटम्स हैं और दो बड़े एटम्स हैं। तो जब टर्मिनल एटम का साइज सेंट्रल एटम से बड़ा हो जाए तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जगह आप साइजेस देखो, तो आपसे गड़बड़ें कम होगी। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, अब इसमें एक एटम छोटा जुड़ रहा है और एक एटम बड़ा जुड़ रहा है, तो फिर साइज मैटर करने लग जाता है। या तो क्या हो कि सारे ही छोटे जुड़े हों तो साइज मैटर नहीं करता, या बड़े बड़े ही जुड़े हैं तो भी सबका ही साइज बड़ा है, तो भी साइज से आ जाएगा आपका आंसर। तो जब भी छोटे एटम पे बड़े जुड़ गए हों तो साइज देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जगह साइज से आपके दोनों केसेस में आंसर आएंगे। जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो साइज ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन साइज ऑफ क्लोरीन है, और साइज से अपन एंगल लिखते हैं तो देयरफॉर एंगल ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन एंगल ऑफ क्लोरीन। तो जो फाई है वो लेस देन थीटा आना चाहिए, और एक्चुअली में ऐसा ही मिलता है अपने को, यही आंसर आता है। तो इधर कार्बन पे तो देखो, कार्बन पे तो सब जुड़े हुए हैं, देखो इट्स लाइक इधर देखो, इसमें आपने क्या किया, ये दो हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन जोड़ दिए,
ये बड़े एटम्स जुड़ गए और दो छोटे एटम जुड़े हैं, तो क्या होता है, ये छोटे एटम्स में साइजेस की वजह से रिपल्शन नहीं हो पाता, सिर्फ बॉन्ड का रिपल्शन है। जब बड़े एटम जुड़ जाते हैं तो इनके साइजेस भी मैटर करने लग जाते हैं, ये साइजेस भी एक दूसरे को पुश अवे करते हैं, तो इनके एंगल्स बढ़ जाते हैं और इन बगल बचे हुए वालों के थोड़े से छोटे हो जाते हैं। कार्बन तो सेंटर में है, उसका तो मतलब क्या है, उसके एंगल्स बस अलग अलग हो जाते हैं। तो जब चारों एटम एक जैसे होते हैं तो चारों एंगल एक जैसे आएंगे, बट अगर साइज बड़ा हो गया किसी का तो उसका एंगल बढ़ जाता है, और जिसका साइज छोटा हो गया उसका एंगल कम हो जाता है ना। और भी एग्जाम्पल कराता हूं मैं तुमको इसका, रुक जाओ जरा, लिख लो। देखो फर्स्ट पीरियड का तो सेंट्रल एटम हो नहीं पाएगा, हाइड्रोजन का भी सेंट्रल एटम हो नहीं पाता। इनफैक्ट फर्स्ट पीरियड में लिखवाया इसलिए कि वो सिर्फ हाइड्रोजन की बात चल रही है, सेंट्रल एटम होगा तो सेकंड पीरियड का ही होगा। तो सेकंड पीरियड पर अगर थर्ड पीरियड के एटम जुड़ गए तो साइज देख लेना, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट ऊपर वाले में भी तुम साइज से करते तो भी आंसर आ जाता, जैसे यहाँ साइज से निकालते ना तो भी यही ऑर्डर आता, यहाँ भी साइज से निकालते तो भी यही ऑर्डर आता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो आ ही रहा है, यहाँ साइज से भी आ ही जाता है, यहाँ भी साइज से निकालते तो भी यही ऑर्डर आ जाता। ठीक है। हाँ, कहाँ ऑर्डर नहीं आता साइज से, वो यहाँ पे नहीं आता। फ्लोरीन का साइज जो है वो हाइड्रोजन से बड़ा है, तो यहाँ साइज लगाओगे तो गड़बड़ आएगी, तो लगाना भी नहीं है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, जुड़े सेकंड पीरियड के एलिमेंट पे है, तो यहाँ मत लगाओ साइज, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर दो। जहां भी सेकंड पीरियड से आगे बढ़ गए आप टर्मिनल एटम में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आ गए, वहां साइज से करो, सेम ही आएगा। है ना। मैं और एग्जांपल बता रहा हूँ अभी तुमको इसके, मतलब सिर्फ दो वाला ही सी ए होगा और कोई पीरियड सी ए नहीं हो सकता क्या, मतलब सेंट्रल एटम नहीं, नहीं हो सकता है, थर्ड पीरियड का भी हो सकता है सेंट्रल एटम, बिल्कुल हो सकता है। किए थे ना अपन ने थर्ड पीरियड के सेंट्रल एटम, अभी पिछले केस में ही तो किए थे, पी नाइट्रोजन पे फॉस्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन पे फ्लोरीन, फॉस्फोरस पे फ्लोरीन, बहुत सारे करे थे ना। लिखा है यहाँ पे, मैं कुछ और एग्जांपल्स बता दूं यही चीज के लिए जहां आप साइज से डायरेक्टली बता सकते हो। एफ तो आपने बता ही दिया, ई एफ के बाद जी। तो अब मान लो आपके पास ऑक्सीजन पे फ्लोरीन जुड़े हैं और ऑक्सीजन पे ही क्लोरीन जुड़े हैं, तो सेकंड पीरियड पे सेकंड पीरियड का जोड़ा है और थर्ड पीरियड का जोड़ा है, इसमें भी थीटा फाई कर देते हैं। तो किसका एंगल बढ़ाएगा बेटा, क्लोरीन का के फॉस्फोरस फ्लोरीन का, क्लोरीन का ना, साइज से देखना है। तो मैं एक्चुअली एंगल इसके जो होते हैं वो बता भी देता हूँ, ये 103.1 आता है और ये 110.9 आता है, तो इसका ही बड़ा आता है, साइज ऑफ सी एल इज मोर देन साइज ऑफ एफ, तो इससे अपना आंसर आ जाता ना। एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हम इस लॉजिक से बताते तो आ जाता अपना, कि सेकंड पीरियड पे थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट को कंपेयर करना है तो साइज से ही कंपेयर करेंगे, राइट। और एक केस और जहां ग्रुप ऑफ एटम्स की बात और कर लेते हैं, कि अगर ग्रुप ऑफ एटम जुड़ गया तो क्या होगा। ई एफ जी के बाद एच, तो ऑक्सीजन पे अगर आपने पानी जोड़ दी, मतलब ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जोड़ दिया और ऑक्सीजन पे ग्रुप ऑफ एटम यानी CH3 और CH3 जोड़ दिया, तो ऐसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, तो ये पढ़ोगे ईथर्स होते हैं ये सब आप पढ़ोगे। तो बेटा ग्रुप ऑफ एटम हो गया तो मतलब इसमें एक तो कार्बन जुड़ा है, फिर उस पर हाइड्रोजन भी जुड़े हैं, तो अगर चार एटम हो गए तो साइज बड़ा होगा कि नहीं होगा इनका, बड़ा होगा ना। तो ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए भी अपन साइज देखेंगे, क्योंकि क्या हो गया कि सेकंड पीरियड वाले पे अगर ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़ गए तो ये डेफिनेट सी बात है कि ये सेकंड पीरियड से बड़े ही होंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स सेकंड पीरियड वाले के साथ कोई दूसरा सेकंड पीरियड वाला या थर्ड पीरियड वाला होगा। तो जब भी ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हैं सेकंड पीरियड के ऊपर तो साइज ही देखना है। तो किसका एंगल ज्यादा आना चाहिए भाई, साइज ऑफ
CH3 is more than size of H, तो एंगल ज्यादा आना चाहिए। और वो भी लिख के बता देता हूँ तुमको, CH3 वाले का आता है 110 डिग्रीज, और H2O का तो अभी अपन ने लिखा था 104.5 डिग्रीज। एंगल रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फैक्ट को लॉजिक से रिलेट करके बताने के लिए लिखवा दिया। ठीक है, आई थिंक एंगल पे इससे ज्यादा आपको टर्मिनल एटम वाले केसेस में जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इतनी भी पड़ जाए तो रेयरली पड़ेगी। अपन ने बहुत वैरायटी कवर कर ली है ना। ठीक है, तो एक लास्ट चीज और, ये वैसे तो वेस्पर थ्योरी में पढ़ लिया था अपन ने, बट एक लास्ट चीज और लिख लेते हैं। फिफ्थ, और यहाँ पे अपना बॉन्ड एंगल अपन कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ इज डबल बॉन्ड्स वर्सेस सिंगल बॉन्ड्स। तो वैसे तो VACPR थ्योरी में लिख चुके हैं, बट इसके कुछ एग्जांपल्स कराने, इसलिए इसको एक कैटेगरी में डाल दिया अपन ने। तो भाई किसका रिपल्शन ज्यादा होता है, पढ़ा हुआ है अपन ने। किसका रिपल्शन ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड का ना। तो बॉन्ड एंगल फॉर डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल फॉर सिंगल बॉन्ड, ये हमने VSEPR में पढ़ा था। एग्जाम्पल, कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़े हैं, या कार्बन पे डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन है, तो इनमें थीटा और फाई की बात कर लेते हैं। तो यहाँ फाई इज ग्रेटर देन थीटा, और यहाँ भी फाई इज ग्रेटर देन थीटा। रीजन सेम है, सिंस रिपल्शन इन डबल बॉन्ड इज मोर देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज मोर देन सिंगल बॉन्ड, है ना। तो दोनों में हाइब्रिडेशन sp2 है, यहाँ पे फाई जो होता है 120 से ज्यादा आ जाता है दोनों केसेस में। फाई इज ग्रेटर देन 120 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा, और यहाँ भी फाई इज ग्रेटर देन 120 डिग्रीज इज ग्रेटर देन थीटा। ठीक है, तो बॉन्ड पैरामीटर्स को हम यहाँ पर एंड करते हैं। काफी एग्जांपल्स कर लिए हैं, इसके बाद हम रेजोनेंस और डाइपोल मोमेंट, इन चीजों की बातें करेंगे। तो थोड़ा सा अपने को रेजोनेंस रीड करना है और डाइपोल मोमेंट रीड करना है। क्या पहले करें, डाइपोल मोमेंट पहले करें कि रेजोनेंस पहले करें, देखते हैं। चलो डाइपोल मोमेंट कर सकते हैं वैसे पहले, बट मैं सोच रहा हूँ रेजोनेंस की बात करा दूं तो तुम रेजोनेंस के साथ भी डाइपोल मोमेंट इंक्लूड करके यूज कर पाओगे। करा ही देता हूँ रेजोनेंस यार। हाँ भाई, क्लास लिख लिया सबने। चलो, तो आज की क्लास की थ्योरी तो अपन यहीं रोकते हैं, इतना ही पढ़ेंगे। काफी पढ़ लिया आज तो अपन ने, एग्जाम्पल्स काफी कर लिए है ना। चलो, तो सबने यहाँ लिख लिया है, तो फिर अपन आज क्लास को यहाँ रोक लेते हैं।